हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट यानी आर.के. इंस्टीट्यूट की कक्षा एकादश की बायोलॉजी की क्लास में। देखिए, कल हमने आपको क्या कराया था। हमने आपको कल पादप उत्तकों के बारे में बताया था। हमने बताया था कि पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमने बताया था विभजोत्तक और दूसरे होते हैं स्थायी उत्तक। तो दोनों के बारे में हमने चर्चा की थी। दोनों के बारे में कल आपको बताया था। तो आज हम जो है इसके बारे में बताने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक विभजोत्तक और स्थायी में अंतर। ठीक है भाई, इन दोनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे ऐसे ही हम कार्य को बढ़ाते हुए आगे चलेंगे नए नए टॉपिकों के साथ में। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं विभजोत्तक और स्थायी में अंतर से। दोनों को आपने पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग पढ़ा था, तो अंतर तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए, विभजोतक और स्थायोतक दोनों का पार्टीशन कर लिया। डिफरेंस बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, तो इनमें डिफरेंस बताना है हमें। देखिए, विभजोतक की कोशिकाएं समव्यासी मतलब समान गोलाई की होती है, यानी इनका जो व्यास होता है वो लगभग समान होता है। ठीक है, किंतु जो स्थायोतक होते हैं, स्थायोतक की कोशिकाएं विभिन्न आकार और आमाप की होती है, यानी लंबाई चौड़ाई इनकी अलग अलग होती है। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, विभजोतकी ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति की होती हैं, यानी इनकी भित्ति कैसी होती है, पतली होती है, किंतु इनकी जो कोशिकाएं हैं पतली भित्ति की इनकी भी होती है। ठीक है भाई। और लेकिन कैसी होती है, में दृढ़ होती है। ठीक है भाई, यानी कठोर होती है, मजबूत होती है। इन उत्तकों में अंतरा कोशिकीय स्थान का अभाव होता है, किंतु क्या होता है इसमें, इनकी कोशिकाओं में अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। और इसमें हमने एक बात और बताई, संयुतक की कोशिकाएं अविभाजित होती हैं। अविभाजित होती हैं इसलिए तो क्या होता है, इनमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। ठीक है भाई। इन उत्तकों की कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। इनमें कैसा होता है, विरल होता है। विरल मतलब हल्का होता है। ठीक है भाई, पतला होता है कोशिका द्रव्य, कोशिकाओं के जो मध्य में होता है। इनकी अभी इनका फिफ्थ पॉइंट है, इनकी कोशिकाओं में विभाजन होता रहता है, क्योंकि जो तक कोशिकाएं हैं इनके अंदर, तो इनमें विभाजन होता रहेगा। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू है, मतलब स्थायी उत्तक है, उनकी कोशिकाएं तो विभाजित नहीं होती ना, वे तो विभाजन होने का गुण खो चुकी होती हैं, तो इसलिए इनमें विभाजन नहीं होता। ठीक है भाई, ये अविभाजित होती हैं। अब देखिए सिक्स पॉइंट, इनकी कोशिकाओं में केंद्रक का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, किंतु स्थायी उत्तकों की जो कोशिकाओं का केंद्रक होता है वो कैसा होता है, आकार में छोटा होता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ अंतर है भाई। ये मैंने आपको बताया था, जो विभजोतक की कोशिकाएं होती हैं ये शीर्षस्थ भागों में पाई जाती हैं। डिफरेंस ये भी लिख सकते हो, ये शीर्षस्थ भागों में पाई जाती हैं, किंतु ये जो होते हैं ये पुराने भागों में, परिपक्व भागों में पाई जाती है। ये परिपक्व भागों में, ये परिपक्व भागों में। ठीक है, इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, लेकिन ये विभाजन की क्षमता खो चुकी होती है, यानी ये पुरानी हो जाती है, इनमें विभाजन नहीं होता। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आगे, पादप ऊतक का अध्ययन। पादप ऊतकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। अब देखिए भाई, पादप ऊतक का अध्ययन। पादप ऊतक जो होते हैं, देखिए सरल ऊतक के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। सरल ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, ऐसे ऊतक जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं भाई, सरल ऊतक कहलाते हैं। हमने पीछे पढ़े थे, हमने बताया था आपको, जो ये होते हैं साधारण ऊतक मतलब हमने क्या कहा कि ये कैसे होते हैं भाई, सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं इनमें। ठीक है भाई, एक ही जैसी होती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, सरल ऊतक। दूसरा है मर्द ऊतक या पेरेनकाइमा ऊतक। ठीक है भाई, मर्दू ऊतक कोमल या मुलायम जो होते हैं वो मर्दू होते हैं। ठीक है भाई, पतली भित्ति की जीवित कोशिकाओं का समूह है। ये कोशिकाएं पौधों के कोमल अंगों पर अधिकता से पाई जाती है, इसलिए इन्हें मर्दू ऊतक बोलते हैं। मर्दू का मतलब होता है कोमल ऊतक। ये कोमल ऊतक है, मर्दू के स्वभाव वाले होते हैं, कोमल स्वभाव वाले होते हैं। ये किन भागों में पाए जाते हैं, नवीन अंगों पर पाए जाते हैं। ठीक है भाई, नवीन अंगी कोमल होंगे पौधों के। ये समव्यासी बहुभुजी, ठीक है भाई, गोल अथवा अंडाकार होती हैं। अब देखिए, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो सभी पेड़ों पर पाया जाता है, ये यानी सेलुलोज की बनी होती है। आई बात समझ में। अब कार्य की बात करते हैं, तो पेरेनकाइमा ऊतक के कार्य, इनका मुख्य कार्य भोजन संचित करना होता है, यानी भोजन को अपने अंदर स्टोर करके रखना होता है। पत्तियों एवं गुद्देदार तनों में जल संग्रह करना भी इसका मुख्य कार्य होता है।
नंबर 3 देखिए, पैरेन्काइमा में उपस्थित वायु गुहिकाओं के कारण जलीय पौधा क्या होता है भाई, हल्का होता है। यानी पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्या होते हैं, वायु गुहिकाएं होती हैं, वायु के लिए कोटर पाए जाते हैं, ठीक है भाई, जिसके कारण जलीय पौधे कैसे होते हैं, तैरते हैं, ठीक है भाई। अब स्थूल कोणुतक की बात करते हैं। अब देखिए भाई, स्थूल कोणुतक, ये कोशिकाएं गोल अंडाकार आकृति की या बहुभुजी या समव्यासी दिखाई देती हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। यह पौधों के बाह्य त्वचा के नीचे पत्तियों की मध्य रेखा में आदि में पाया जाता है। यानी वहां ये देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, बाह्य त्वचा के नीचे पत्तियों की मध्य रेखा में, यानी ये वहां ये पाए जाते हैं। कार्य क्या होता है इसका, यह वृक्ष के अंगों या भागों को यांत्रिक सहायता यानी लचीलापन एवं दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है भाई। यांत्रिक सहायता से आपको समझना है कि लचीलापन प्रदान करता है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे ही अपना भोजन बनाने में सहायक होती है। तो भाई भी यहाँ तक समझ में आया आपकी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है इसमें फोर्थ दृढ़ ऊतक है। दृढ़ ऊतक जो मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं वे ऊतक। इन ऊतकों की कोशिकाएं निर्जीव व लंबे आकार की संकरी होती है। जो 2 से अधिक कोशिकाएं मिलकर संकरी बनाती हैं, वह सिरों पर नुकीली होती हैं। ये कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, तो इनके बीच में क्या नहीं होने का, अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होगा जब एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई है। तो ये बात आपको पता चली। ये आयताकार अथवा बहुभुजी होती है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता, ठीक है भाई। अब देखिए कार्य इसके, ये ऊतक पौधों को दृढ़ता प्रदान करते हैं तथा यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करते हैं, यानी लचीलापन भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं 5वें नंबर के ऊतक की, जटिल ऊतक। जटिल ऊतक देखिए, ऐसे ऊतक जो 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं तथा सभी कोशिकाएं मिलकर एक समान कार्य करती हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे संवहन ऊतक। संवहन ऊतक कौन कौन होते हैं, दारू या अधोवाही, यानी दारू यानी जाइलम या क्या भाई, पोषवाह। पोषवाह मतलब क्या होता है, फ्लोएम। बात समझ में आई। अधोवाही भी इसी बोलते हैं फ्लोएम को। तो जाइलम और फ्लोएम इसके उदाहरण है। ये दोनों के दोनों जटिल ऊतक कहलाते हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन, ठीक है भाई। देखिए, जड़, तना और पत्तियां, ये 3 भाग होते हैं पौधे के मुख्य। इन तीनों भागों के बारे में आपको गहराई से सूक्ष्मदर्शी अध्ययन द्वारा जानकारी प्राप्त करनी है। सभी तरह के ऊतकों के बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे। सभी कोशिकाओं की संरचनाएं देखेंगे, किस क्रम में वे स्थित होती हैं, जड़ों के अंदर, तनों के अंदर और पत्तियों के अंदर, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करें। देखिए, एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। तो मक्का का पौधा लेते हैं, मक्का के पौधे की जड़ लेंगे। मक्का का पौधा एक बीजपत्री है, तो इसकी जड़ की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हम क्या करते हैं, जब किसी जड़ को लेते हैं और उसका हमें अध्ययन करना होता है, तो जड़ को हमें गोलाई में काटना होता है, ठीक है भाई। बहुत ही बारीक स्लाइड हम लेंगे, बहुत ही ज़्यादा बारीक ब्लेड की सहायता से हम उसे काटेंगे, ठीक है। फिर उसे स्लाइड पर रखकर हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा उसका अध्ययन करते हैं। किसी भी जड़, तना या पत्ती को पौधे की देखने के लिए उसकी स्लाइड को सैफरानीन नामक एक रंजक होता है लैब के अंदर, उस रंजक के द्वारा क्या किया जाता है भाई, रंगा जाता है, ठीक है। थोड़ा पानी डाला जाता है और उस पानी में सैफरानीन नामक रंजक डाल करके उस कोशिका को, यानी उस भाग को रंगा जाता है। फिर सूक्ष्मदर्शी द्वारा क्या किया जाता है भाई, उसको, उसकी सभी कोशिकाएं उस भाग की स्पष्ट नजर आती हैं, ठीक है। तब सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देता। तो क्या क्या दिखाई देता है भाई, क्या नजर आता है। देखिए, एक बीजपत्री मूल, मूल मतलब जड़ में, बाह्य त्वचा, वलकुट, वलकुट को बोलते हैं कोर्टेक्स, अंतस्तवचा मतलब एंडोडर्मिस, परिरंभ होता है मतलब पेरिसाइकल, संवहन बंडल और पित्त होते हैं, ठीक है भाई। ये ध्यान रखना, जड़ के अंदर केवल यही भाग पाए जाते हैं, बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतस्तवचा, परिरंभ और संवहन बंडल। संवहन बंडल की संख्या 6 से अधिक होती है। एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के मध्य कैम्बियम का अभाव होता है। ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई यहाँ। एक बीजपत्री पौधों में या पौधों की जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के मध्य कोई भी कैम्बियम नहीं होता। कैम्बियम होती है एक रिंग बनाती है, रिंग यानी छल्लेदार संरचना बनाती है, जो कि द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच की पट्टी होती है,
लेकिन एक बीजपत्री में वो नहीं पाई जाती। ठीक है भाई। मक्का की जड़ की एक महीन काट को अभिरंजित स्लाइड का संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर क्या दिखाई देता है? निम्न संरचनाएं दिखाई देती है। सबसे पहले तो दिखाई देती है मूलीय त्वचा यानी एपिबलेमा, जिसे हम एपिडर्मिस बोल लेते हैं अभी, वो एपिबलेमा होती है। देखिए, इससे इन सभी को पढ़ने से पहले एक बार आपको चित्र को समझना होगा। मैं चित्र दिखाता हूँ आपको, चित्र को बड़े ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे पहले, फिर आगे हम उसके बारे में लिखित रूप से चर्चा करेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने मक्का के पौधे की जड़ है। ठीक है भाई। ये जड़ आप देख रहे होंगे कि इस तरह की तो कोई जड़ नहीं होती है, लेकिन आपको क्या करना है, मैंने बताया था आपको, जड़ को गोलाई में काटना होता है। गोलाई में कैसे? जैसे ये कटा हुआ है नीचे भाग आप देख रहे हैं, ये गोलाई में कटा हुआ भाग होता है। ठीक है। हमें तो क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी संरचना है, इसलिए ये छोटे भाग हमें दिखाई देते हैं, हमें सिर्फ ये गोलाकार भाग कटा हुआ दिखाई देता है जो हम काटते हैं। इसको जब हम बड़ा करके देखते हैं तो इसका हाफ पार्ट जो दिखाई देता है, यहाँ से ये, और यहाँ से ये वाला भाग। ठीक है भाई। इतना भाग कटा हुआ हम देखते हैं। ठीक है भाई। तो क्या है कि ये आधा भाग है जो कि हमने ऊपर दिखाया हुआ है, ये बीच का मध्य का भाग, तो ये रहा सारा का सारा। इसके अंदर ये जो संवहन मंडल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है। ठीक है भाई। तो इसको चित्र को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो ये चित्र हमें इस प्रकार दिखाई देता है। तो देखिए, सबसे ऊपर की साइड हमें रूट हेयर नजर आ रहे हैं। आप जड़ को जब भूमि से निकालते हैं तो उस पर बहुत बारीक रोम के समान यानी बालों के समान संरचनाएं निकली रहती हैं, ये होते हैं हमें रूट हेयर। ठीक है भाई। नाम आपको इंग्लिश में याद करने हैं। रूट हेयर मतलब जिन कोशिकाओं के बीच से निकली रहती है, उन कोशिकाओं के बाहर के आवरण को कहते हैं एपिबलेमा यानी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ सारी ये समव्यास या गोलाकार अंडाकार आकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये सब कोशिकाएं हैं। ठीक है भाई। सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तो स्पष्ट बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा आपको। ठीक है भाई। ये कोर्टेक्स कोशिकाएं होती हैं। कोर्टेक्स कोशिकाओं के नीचे की ओर क्या होता है भाई? एंडोडर्मिस होती है, ये जो बाहर से घेरे हुए है, ये आंतरिक त्वचा कहलाएगी इसकी। ठीक है भाई। आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ ये वाली है। एपिडर्मिस से ये क्या निकले हुए हैं? ये रूट हेयर निकले हुए हैं। क्या है भाई? रूट हेयर मतलब बालों के समान संरचनाएं। यहाँ खोखला भाग है, यहाँ कोर्टेक्स कोशिकाएं पाई जाएंगी। कोर्टेक्स के अंदर ये देखिए, यहाँ ये एंडोडर्मिस होती है। क्या होती है भाई? एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पट्टी नजर आ रही है आपको, ये पट्टी होती है पेरिसाइकल। क्या होती है? पेरिसाइकल। बात समझ में आई? पेरिसाइकल के अंदर की ओर जाइलम और फ्लोएम, और बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? यहाँ सेंटर में यहाँ होता है पित्त। ठीक है भाई। तो यही नाम आप ऊपर पढ़ेंगे। देखिए, रूट हेयर, एपिबलेमा, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर की ओर पेरिसाइकल होती है, बिल्कुल नीचे की साइड में यहाँ। ठीक है भाई। पेरिसाइकल फिर क्या होते हैं? फ्लोएम होता है। ये फ्लोएम है बीच में, यहाँ इनके बीच में यहाँ फ्लोएम एकत्रित है। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है जाइलम है। जाइलम दो प्रकार के होते हैं। जो यहाँ परिधि की तरफ होते हैं वे तो होते हैं प्रोटोजाइलम, और जो यहाँ केंद्र की तरफ होते हैं ये होते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम इसमें बड़े आकार के होते हैं और प्रोटोजाइलम छोटे आकार के होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सेंटर में येलो कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये है पित्त। ठीक है भाई। तो ये ही नाम आपको थ्योरी में लिखने हैं, इन्हीं के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, थ्योरी पर ध्यान देंगे। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट आता है एपिबलेमा यानी एपिडर्मिस, मूलीय त्वचा या एपिबलेमा। यह पेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी, कोशिकाएं कौन सी है? पेरेन्काइमा, जो हमने अभी आपको पढ़ाई थी, की बनी सबसे बाहरी परत है। इस पर असंख्य मूल रोम निकले रहते हैं यानी धागे के समान संरचनाएं निकली रहती हैं। ठीक है भाई। जैसे कि हमने बताया था अभी, ये सबसे बाहर की तरफ जो है ये वाली, ये एपिबलेमा है, इससे मूल रोम निकले हुए हैं। कौन सी कोशिकाओं की बनी हुई है? पेरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है ये। ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ के खोखले भाग में जो होती है, यहाँ होता है कोर्टेक्स। तो कोर्टेक्स का नंबर आता है, तो नंबर 1 है एपिबलेमा, नंबर 2 है कोर्टेक्स। ठीक है भाई। तो कोर्टेक्स जो होती है अंडाकार गोल आकृति की कोशिकाएं होती हैं। देखिए, यह बाह्य त्वचा के नीचे मर्दूतक कोशिकाओं की बनी, मर्दू मतलब मुलायम कोशिकाओं की बनी कई परतों का बना स्तर होता है। ये पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच बीच में क्या होते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान होता है। देखिए, यहाँ ये सभी मर्दूतक कोशिकाएं, इनके बीच में जगह बची हुई है, ये कोशिकाओं के मध्य में स्थान बचा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए आगे,
अंतस्तवचा, अंतस्तवचा यानी कोर्टेक्स कोशिकाओं के नीचे वाली जो कोशिकाएं जो संवहन मंडल को घेरे हुए है वो अंतस्तवचा है। यह वलकुट के नीचे की ओर पेरिसाइकल की बाहर की ओर स्थित परत है। पेरिसाइकल बिल्कुल इसके एकदम नीचे होती है। ठीक है भाई, इसकी कोशिकाएं ढोलक की आकृति की होती हैं। कैसी आकृति की होती है? ढोलक की आकृति की। इन कोशिकाओं का अर्य व स्पर्श रेखीय भित्ति नहीं होती, यानी इन पर पहले बड़ी और फिर छोटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है भाई, अब बात करते हैं परिरम यानी पेरिसाइकल की, जो बिल्कुल एंडोडर्मिस के एकदम नीचे होती है, उसे बोलते हैं परिरम या पेरिसाइकल। देखिए, ये अंतस्तवचा के नीचे एक कोशिकीय मोटी परत होती है। इनकी भित्ति पतली होती है। इनके अंदर की तरफ क्या होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं, यानी संवहन बंडल होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम। तो संवहन बंडल में पढ़ेंगे हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में। देखिए, संवहन ऊतक के घेरे में अर्य क्रम में स्थित होता है। इसमें 6 से भी अधिक संख्या में क्या होते हैं? संवहन बंडल होते हैं। संवहन बंडल में जाइलम व फ्लोएम एक समान संख्या में व्यवस्थित होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। इनमें जाइलम एक्सार्क होता है। जाइलम एक्सार्क कब कहेंगे? जब जो प्रोटोजाइलम होता है वो परिधि की ओर और मेटाजाइलम केंद्र की ओर हो। पर प्रोटोजाइलम छोटी आकृति की और मेटाजाइलम बड़ी आकृति के हो, तो इसे कहेंगे क्या भाई? एक्सार्क। क्या कहेंगे? अर्थात प्रोटोजाइलम केंद्र में, केंद्र से दूर, मेटाजाइलम केंद्र की ओर स्थित होते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आई आपकी। अब बात करते हैं संयोगी ऊतक की। संयोगी ऊतक जो होते हैं, यानी ये सभी नाम आपको डायग्राम में दर्शाने हैं। वो हर साल आता है क्वेश्चन आपकी क्लास का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्दूतक कोशिकाओं का बना संयोगी ऊतक जाइलम व फ्लोएम के मध्य पाया जाता है। ठीक है भाई, अब बात आती है पित्त की, जो सेंटर में है बिल्कुल। देखिए, पित्त येलो कलर का पार्ट था, जड़ के केंद्रीय भाग पित्त कहलाता है। यह मर्दूतक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं, पित्त कोशिकाएं स्पष्ट और विकसित होती हैं। इनमें मंड कण पाए जाते हैं, स्टार्च के कण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जड़ वाला क्वेश्चन क्लियर होता है भाई। जड़, एक बीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। आगे आप किसी भी क्लास में बैठेंगे, यदि बॉटनी आपके पास सब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसकी आप संरचना को देखेंगे, ये नाम लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। लगभग जड़ और तने में लगभग सभी संरचनाएं ये एक जैसी ही होती हैं। ठीक है भाई, एक बीजपत्री जड़ हो या द्विबीजपत्री जड़ हो, नाम दोनों में सेम ही आएंगे, तो इसलिए ये नाम आपको कंट्रास्ट होने चाहिए। दोनों संरचनाएं आप ध्यान से देखेंगे, तब आप इसके बारे में समझेंगे। ठीक है भाई, अब आपको क्या करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। हमारा जो नया टॉपिक होगा वो हम आपको नई वीडियो में बताएंगे। ठीक है भाई, हमारा टॉपिक है अगला द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। ठीक है भाई, नया ये वाला नया टॉपिक आपको नई वीडियो में हम कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।